Brought to you by Agilus Diagnostics. Agilus Diagnostics. ऐसे विषय जिससे हम देश को प्रदेश को तेजी से आगे लेके जाएं। एक और विकास का मॉडल है जिसको मैं बोलता हूँ कि डबल इंजन की रफ्तार है, लेकिन साथ साथ गार्ड का डिब्बा भी है, जो मेरा डिपार्टमेंट है समाज कल्याण। हमारी जिम्मेदारी है कि कोई भी पीछे ना छूटे। नहीं, लेकिन बाबा की एक छवि तो बुलडोज़र बाबा की बनी हुई है। अब बुलडोज़र को तो बहुत लोग बहुत सराह रहे थे, वो बहुत अच्छा, लेकिन अब बुलडोज़र का विरोध भी होने लगता है कि बीजेपी अपना दलित वोट बचा पाएगी, क्योंकि अगर आप देखें तो एक दलित वोट बैंक बीजेपी के साथ चलता रहा है जब से प्रधानमंत्री मोदी आए, और अयोध्या जैसी सीट हार जाना और जनरल सीट पर दलित चेहरे को लड़ाना अखिलेश यादव का ये एक मास्टर स्ट्रोक साबित हुआ। तो उपवर्गीकृत करेंगे, क्या कर सकते हैं? तो ऐसी बहुत सारी योजनाएं हैं जिसके जरिए सरकार मदद करती है आगे बढ़ने के लोगों को। तो इस सुप्रीम कोर्ट के निर्णय से ये तो वो प्रॉब्लम हुआ जो कि आपको आप इसके इम्प्लीमेंटेशन में फेस करेंगे जी। लेकिन जैसे आप बिहार का अगर उदाहरण लें तो वहाँ दलित और महादलित बनाया गया है और बाकायदा वहाँ पर उपवर्गीकरण किया गया है, और उनको थोड़ा विरोध भी हुआ लेकिन हुआ। लेकिन प्रधानमंत्री से जो सांसदों की मुलाकात हुई तो प्रधानमंत्री ने भी कह दिया कि क्रिमिलियर नहीं। लेकिन क्या आपको लगता है उपवर्गीकरण का मामला है या आप लोग भी इसके विरोध? सुप्रीम कोर्ट के संवैधानिक पीठ के एक फैसले के बाद से ही दलित विमर्श में एक उबाल है। दलितों के बीच में अब ये चर्चा चल रही है कि क्या उनके आरक्षण के साथ छेड़छाड़ हो रहा है, क्या उनका आरक्षण खत्म हो जाएगा। बड़ी दलित नेता मायावती ने तो बकायदा दो प्रेस कॉन्फ्रेंस कर दिया। लेकिन आखिर बीजेपी क्या सोचती है? बीजेपी के जो दलित चेहरे हैं, जो दलित फेस हैं, वो कितना सहज है? आज हम बात करेंगे असीम अरुण से, जो कि समाज कल्याण मंत्री हैं योगी सरकार में, और मैं हूं कुमार अभिषेक, और यूपी तक के इस खास इंटरव्यू में आप सभी का स्वागत है। स्वागत है असीम जी आपका। बहुत बहुत धन्यवाद निमंत्रण के लिए। सर, सबसे पहले तो इसी बात पे कि जिस तरीके से सुप्रीम कोर्ट का ये एक फैसला आया है संवैधानिक पीठ का कि एससी और एसटी के जो कैटेगरी है, जो उसके भीतर एक क्रीमी हो और उसमें भी कोटा विद इन कोटा हो, तो ये दो मुद्दों पर बहुत उबाल है। और आपने देखा कि सभी जो दलित लोग चेहरे हैं, पॉलिटिशियंस हैं, जो वो सब इसके खिलाफ धीरे धीरे खड़े हो रहे हैं। प्रधानमंत्री ने भी हालांकि मुलाकात की है आज अपने दलित सांसदों से। उन्होंने एक बात पर तो क्लियर किया है कि क्रीमी लेयर नहीं होना चाहिए। आप क्या समझते हैं इन दोनों मुद्दों पर? ये पूरा प्रकरण कई राज्यों में इस प्रकार का उपवर्गीकरण किया गया, उसको लेकर के शुरू हुआ, और पंजाब में एक अनुसूचित जाति और जनजाति के लिए उन्होंने उपवर्गीकरण किया, जिसको हाई कोर्ट में चुनौती दी गई, फिर सुप्रीम कोर्ट में मामला आया, फिर कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच में ये मामला आया, और अब इसमें निर्णय आया। तो जो निर्णय है, दोनों चीज़ों की बात करते हैं, क्रीमी लेयर के लिए और उपवर्गीकरण या कोटा विद इन कोटा के लिए सुप्रीम कोर्ट ने जो पंजाब ने किया था उसको वैलिड ठहराया, और अन्य राज्यों के लिए एक रास्ता खोला कि यदि वो करना चाहें तो ऐसा कर सकते हैं। तो पहली बात तो इसमें बाध्यता प्रतीत नहीं होती है, रास्ता एक खुलने वाली बात प्रतीत होती है। दोनों ही चीज़ें अगर प्रथम दृष्टा देखें तो देखने में ठीक ही लगती हैं, लेकिन जब उसकी गहराई में घुसते हैं, जब उसके इम्प्लीमेंटेशन के बारे में सोचते हैं कि इसको कैसे लागू करेंगे, तब फिर परत दर परत कॉम्प्लिकेशंस महसूस होते हैं, और ये स्पष्ट हो जाता है कि इसको इम्प्लीमेंट करने में इतने कॉम्प्लिकेशंस हैं कि समस्या ज़्यादा उत्पन्न हो जाएंगी, हल कम होगी। क्रीमी लेयर की अगर बात करें तो इसको पूरी तरीके से स्पष्ट किया कैबिनेट की मीटिंग में, और आदरणीय मंत्री जी अश्विनी वैष्णव जी ने इसके ऊपर पूरी ब्रीफिंग भी की कि जो संविधान बाबा साहब ने तैयार किया था, जो संविधान में लिखा है वो भी, और जो उसकी चर्चाएं डिबेट्स हैं उसमें भी, उससे ये स्पष्ट है कि अनुसूचित जाति जनजाति के लिए क्रीमी लेयर की बाध्यता आवश्यकता का अनुभव नहीं किया गया। क्यों? क्या ये वजह है कि चूंकि जो दलितों को जो रिजर्वेशन उस वक्त दिए गए, उसके पीछे कोई आर्थिक और सामाजिक अधिकार नहीं था, वो सदियों से चलने वाली अस्पृश्यता थी? क्या ये वजह? बिल्कुल। जो डिबेट्स देखते हैं तो उससे ये मालूम होता है कि जो आरक्षण उस समय दिया गया डिप्रेस्ड क्लासेस के लिए, बैकवर्ड क्लासेस को क्यों नहीं दिया गया, ये भी चर्चा हम लोग करेंगे उस समय, लेकिन डिप्रेस्ड क्लासेस जिनको
बाबा साहब ने शेड्यूल्ड कास्ट नाम दिया, शेड्यूल्ड ट्राइब्स नाम दिया। उनके लिए आरक्षण सामाजिक रूप से पिछड़ेपन को दूर करने के लिए है, आर्थिक रूप से ताकत देने के लिए है, लेकिन साथ साथ ये कहा गया ये गरीबी उन्मूलन कार्यक्रम नहीं है, ये प्रतिनिधित्व का कार्यक्रम है। किसी भी स्थान पे जहां पे निर्णय होना है, जहां पे कोई समूह है, वहां पे, और ये केवल सरकारी नौकरी की बात नहीं है, ये सभी जगह समाज में होना चाहिए प्रतिनिधित्व। और इसमें महिलाओं की बात भी करूंगा, ओबीसी की बात भी करूंगा, आर्थिक रूप से पिछड़ा वर्ग भी है, अन्य भी और छोटे छोटे आरक्षण वर्ग हैं जिनका प्रतिनिधित्व होना चाहिए, और उसी के हिसाब से हमारे संविधान ने इस व्यवस्था को बनाया। अब अगर इसको और हम लोग उपवर्गीकरण करते हैं तो इतने सारे कॉम्प्लिकेशन इससे खड़े हो जाते हैं, जैसे कि सरकारी शिक्षा और सरकारी नौकरी केवल यही आरक्षण नहीं है। बच्चों को स्कॉलरशिप मेरा विभाग बांटता है, अगर उपवर्गीकरण कर देंगे तो स्कॉलरशिप हम कैसे बांट पाएंगे? जो सरकार सामान खरीदती है उसमें केंद्र सरकार ने 4% का कोटा निर्धारित किया है SC ST के लिए, महिलाओं के लिए, उसको क्या हम और उपवर्गीकृत करेंगे? क्या कर सकते हैं? तो ऐसी बहुत सारी योजनाएं हैं जिसके जरिए सरकार मदद करती है आगे बढ़ने के लोगों को। तो इस नहीं, ये तो वो प्रॉब्लम हुआ जो कि आपको आप इसके इम्प्लीमेंटेशन में फेस करेंगे। लेकिन जैसे आप बिहार का अगर उदाहरण लें तो वहां दलित और महादलित बनाया गया है और बाकायदा वहां पर उपवर्गीकरण किया गया है और उनको मिलता है। थोड़ा विरोध भी हुआ लेकिन हुआ। लेकिन प्रधानमंत्री से जो सांसदों की मुलाकात हुई तो प्रधानमंत्री ने भी कह दिया कि क्रीमी लेयर नहीं हो सकता। लेकिन क्या आपको लगता है उपवर्गीकरण का मामला है या आप लोग भी इसके विरोध में? अभी इसके ऊपर गहनता से नीतिगत चर्चा हो रही है, और क्योंकि हम सरकार में हैं तो पूरा मंथन करके, पूरा अध्ययन करके ही अपनी बात को रखेंगे। लेकिन जो क्रीमी लेयर वाली बात है उसके ऊपर बहुत गहराई से मंथन हुआ और इस बात पे एक मत राय बनी कि अनुसूचित जाति जनजाति के लिए क्रीमी लेयर को लाया जाना व्यवहारिक नहीं होगा। इसमें बहुत सारी कठिनाइयां हैं और ये जो मूल संविधान की अवधारणा है उसमें भी नहीं है। तो इससे कल स्पष्ट रूप से कैबिनेट ने इस पर चर्चा की, निर्णय लिया और सबके सामने इसको रखा, जो कि बहुत स्वागत योग्य है। लेकिन अभी कोटा विद इन कोटा पर अभी तक, क्योंकि कांग्रेस का भी स्टैंड अभी तक नहीं आया है उस पर, कांग्रेस भी क्रीमी लेयर के खिलाफ है, लेकिन कोटा विद इन कोटा पर अभी तक कांग्रेस कुछ नहीं किया। पे अभी चर्चा हो रही है क्योंकि ये भी एक कॉम्प्लेक्स मुद्दा है और सरकार के रूप में ये काम नहीं है कि ये खुश होगा कि ये खुश होगा। सरकार के रूप में निर्णय ऐसा होना चाहिए और ऐसा ही होगा जिसमें कि सबको न्याय मिलता हो और न्यायपूर्ण तरीके से समानता के भाव के साथ में सबको आगे बढ़ने का मौका मिले। मुझे तो एक चिंता और इस बात से होती है कि सरकारी नौकरी और सरकारी शिक्षा एक छोटा सा अंग है पूरे समाज का। जो सामाजिक न्याय की यात्रा जिसको मोदी जी ने आगे बढ़ाया, आर्थिक रूप से पिछड़ा वर्ग को प्रतिनिधित्व देते हुए, महिलाओं को 1/3 लेजिस्लेशन में प्रतिनिधित्व देते हुए, लेकिन आने वाले समय में हमें इस यात्रा को आगे बढ़ाना है। ऐसे कौन से क्षेत्र हैं जहां पे हमारा प्रतिनिधित्व अभी नहीं हो रहा है, लेकिन अगर इस कोर्ट जजमेंट के हिसाब से चलें तो एक छोटा समूह जो है उसी में आपस में और लड़ने का एक उपाय खुल जाता है, जो कि नहीं होना चाहिए। हम लोग को तो वृहद सोच के साथ आगे बढ़ना है। सामाजिक न्याय की यात्रा केवल यहीं खत्म नहीं होती है, बहुत सारी नई नीतियां लाना है, बहुत सारे नए काम हम लोग को करने हैं। लेकिन अब जब ये सवाल उठा है तो उत्तर प्रदेश को लेकर के एक बहुत चर्चा भी चली और बहुत इस पर कह सकते हैं कि आप लोगों को इलेक्शन में नुकसान भी हुआ। वो ये कि नौकरियां तो कम हो रही हैं, जो नौकरियां हैं उसमें भी कॉन्ट्रैक्ट पर नौकरियां, आउटसोर्सिंग पर नौकरियां, तो क्या उसमें रिजर्वेशन है या फिर आपको लग रहा है कि वो रिजर्वेशन को खत्म होने का एक तरीका होता जा रहा है, जैसा कि सभी विपक्षी दल भी इस बात को उठा रहे हैं? जो चुनाव में एक अफवाह फैलाई गई कि भारतीय जनता पार्टी संविधान खत्म कर देगी, आरक्षण खत्म कर देगी, ये स्वाभाविक रूप से गलत बात है और इस पे किसी ने विश्वास भी नहीं किया। जो चुनावी परिणाम है उसके बहुत सारे और कारण हैं, लेकिन अगर इसी बात की मैं गहराई से विश्लेषण करना चाहूं तो भारतीय जनता पार्टी ने मोदी जी के नेतृत्व में आरक्षण के सिद्धांत को कभी भी पीछे नहीं किया बल्कि आगे बढ़ाया। जो सिद्धांत जातिगत आधार पर था, हमेशा ये बात आती थी कि सामान्य वर्ग में भी तो गरीब लोग हैं, उनको भी आगे बढ़ने का मौका देना चाहिए। किसी गरीब बच्चे को आप 8 साल के देखते हैं तो क्या उसकी जाति देख करके उसकी मदद करेंगे? नहीं, उसको हम स्कूल पहुंचाएंगे, उसको हम ताकत देंगे, चाहे वो किसी जाति का हो, सामान्य हो चाहे जिस भी जाति का हो। तो आर्थिक रूप से पिछड़ा वर्ग को भी आरक्षण दिया गया। इस सिद्धांत को और आगे बढ़ाया गया।
हमने अनुभव किया कि लोकसभा में, विधानसभा में महिलाओं का प्रतिनिधित्व जितना होना चाहिए नहीं है, तो 1/3 आरक्षण वो दिया गया। इसके आधार पर हम लोग तेजी से आगे बढ़े। तो इस बारे में तो कोई संदेह ही नहीं है। अब आप जो बात बोल रहे हैं आउटसोर्सिंग की या कॉन्ट्रैक्चुअल जॉब्स हैं और बहुत सारे जॉब्स होते हैं, कोई आप गाड़ी हायर करती है सरकार तो उस पर एक ड्राइवर आता है, तो ये समाज में परिवर्तन हुए, एक सरकार ने नई नीति बनाई। अब अनुभव होता है कि यहाँ पे प्रतिनिधित्व की कमी है, हालांकि इसका आंकड़ा उपलब्ध नहीं है, लेकिन प्रतिनिधित्व हमको यहाँ पे देना चाहिए और इसके ऊपर गहनता से मंथन हो रही है। लेकिन पुनः कैसे इसको हम लोग इम्प्लीमेंट करें जिससे कि कहीं इससे कोई नई समस्या ना। सर, इसमें लेकिन सवाल ये हो रहा है कि 3rd और 4th ग्रेड की नौकरियां खत्म हो गई। जब नौकरियां खत्म हो गई या बिल्कुल कम हो गई और उसको रिप्लेस कर दिया कॉन्ट्रैक्ट पर नौकरियों ने, उसको रिप्लेस कर दिया आउटसोर्सिंग ने, तो क्या सरकार ने कोई डेटा नहीं रखा? क्या आखिर इन नौकरियों में कितने दलित, कितने ओबीसी, आरक्षण वर्ग के कितने लोगों को मिला? जो संविदा के कर्मी हैं जो अब आउटसोर्सिंग के हैं, क्योंकि इनकी चयन प्रक्रिया एक अलग है। एक कंपनी नियुक्त की जाती है, वो कंपनी फिर लोगों को नामित करती है और उनको फिर लिया जाता है। मान लें ड्राइवर के तौर पे लिया या कोई जेई के पद पे भी कई बार लिए जाते हैं। तो उसमें क्योंकि उसमें कोई आरक्षण नहीं है अभी तक, तो ना तो उन कंपनियों के पास आंकड़े ना किसी और के पास आंकड़े हैं कि प्रतिनिधित्व क्या है। लेकिन इसके ऊपर जो मैंने बोला सामाजिक न्याय की यात्रा को हमको आगे बढ़ाना था। हम इस छोटे से सर्कल में युद्ध कराने की जो तैयारी कर रहे हैं वो गलत है। हम लोग को तेजी से आगे बढ़ना है और जहां जहां पे सामाजिक न्याय की यात्रा में हम लोग पीछे छूट रहे हैं उसको हमको आगे लेके आना। आपको लगता है कि यहाँ पे आरक्षण होना चाहिए? जो संविदा पर नौकरियां हैं, जो आउटसोर्सिंग है, यहाँ भी जो रोस्टर है आरक्षण का वो पालन होना चाहिए? व्यक्तिगत राय ये है कि समाज में प्रतिनिधित्व सब जगह होना चाहिए, मीडिया में भी होना चाहिए, न्यायालयों में भी होना चाहिए, वकीलों के पदों में भी होना चाहिए और विशेषकर महिलाओं का जरूर होना चाहिए। इसकी बात करें तो यहाँ भी होना चाहिए, लेकिन इसको लागू कैसे किया जाए? कॉन्ट्रैक्ट्स में भी इशू है। कोई 45 दिन का कॉन्ट्रैक्ट भी होता है, कोई केवल 10 कर्मचारी रख रहा है, कोई 1000 कर्मचारी रख रहा है। तो इनके ऊपर अभी मंथन हो रहा है कि किस तरीके से हम इसको व्यवस्थित कर सकते हैं और एक सोची समझी रणनीति के तहत नीति लाई जाएगी। आपको लगता है कि इसमें सरकार काम कर रही है इसमें आरक्षण के लिए? जी, इस पे चर्चा इस समय हो रही है कि कैसे हम इसको इम्प्लीमेंट कर सकते हैं कि नहीं कर सकते हैं। बहुत गहनता से इसके ऊपर होमवर्क हो रहा है। और आपको लगता है इसका चुनाव में नुकसान हुआ या नहीं हुआ? मुझे इतना ही बोलना चाहिए, जब परिणाम होगा तो नहीं, ठीक है, लेकिन आपको लगता है इसका नुकसान हुआ? क्योंकि एक नैरेटिव बना कि सरकार आरक्षण खत्म कर रही है, इस सरकार के आने के बाद से नौकरियां खत्म हुई और जो 3rd 4th ग्रेड जो उसमें नौकरियां में जो आते थे लोग, वो एक नैरेटिव बना चुनाव में, तो आपको लगता है नुकसान हुआ? ये नैरेटिव बनाने की कोशिश की गई और चुनाव की अगर बात करें तो चुनाव तो पूरे देश में एक चुनाव है। उत्तर प्रदेश में जो हम लोग थोड़ा पीछे छूटे कुछ जगहों पे, कुछ बूथों पे, उसके अलग अलग कारण हैं। जो भारतीय जनता पार्टी की रीति नीति और प्रचार है वो पूरे देश के लिए एक ही है। अगर इस हिसाब से देखते हैं तो हमको चीजें स्पष्ट हो जाती हैं। उत्तर प्रदेश का और गहनता से अध्ययन हम लोग करते हैं तो हम पाते हैं कि कुछ हम लोग और बेहतर कर सकते थे और आने वाले समय में सामाजिक न्याय की यात्रा को भी और आगे लेके जाएंगे, तेजी से लेकर के जाएंगे। विकास जो हमने किया है, कानून व्यवस्था को ठीक किया है, अब न्यायालयों को ठीक करने पे काम कर रहे हैं हम लोग, जिससे कि लोग चाहते हैं कि अच्छी व्यवस्थित जिंदगी उनकी। आपकी नजर में इस चुनाव के हार के मूल कारण क्या थे? क्या आरक्षण का नैरेटिव था? मुझे लगता है कि 2 मूल कारण थे। पहला ये कि जो हमारे अंदरूनी व्यवस्थाएं थी उसको हम लोग और बेहतर कर सकते थे। कुछ परिस्थितियां ऐसी थी कि प्रचार हमें जितने अच्छे से करना चाहिए था हम लोग उसमें कुछ कहीं पे चूके। जहां नहीं चूके वहां पे परिणाम हमको अच्छा मिला, जहां पे हम लोग पीछे रह गए तो फिर परिणाम भी वैसा हम लोग को मिला। दूसरा, चुनाव के दृष्टिकोण से मैं कहना चाहूंगा कि जो विरोधी पार्टियां हैं उन्होंने, जो आप सवाल पूछ रहे हैं, एक प्रोपेगेंडा फैलाया और वो भी तीसरे चरण के बाद ये ज्यादा आया कि भारतीय जनता पार्टी संविधान खत्म कर देगी, संविधान खत्म कर देगी मतलब आरक्षण खत्म कर देगी। ये मुझे नहीं लगता कि ये मुद्दा चला। प्रयास जरूर हुआ, ये चला नहीं, क्योंकि जब हम डिटेल में आंकड़े देखते हैं तो भारतीय जनता पार्टी का वोट कम नहीं हुआ है। भारतीय जनता पार्टी का वोट लगभग उतना ही है। कुछ जगहों पे हमारी मार्जिन का डिफरेंस हो गया जिसकी वजह से ऐसा दिखता है, लेकिन ये बहुत गहनता के साथ हम लोगों ने विश्लेषण किया है। कारण जो भी हो, लेकिन हमको सामाजिक न्याय की यात्रा को बहुत तेजी से, मजबूती से आगे लेकर के जाना है। हमेशा हमने किया, आगे भी हम लोग करेंगे और इस मजबूती से करेंगे कि भविष्य में इस प्रकार का कोई प्रोपेगेंडा ना चल पाए।
दलितों ने आपका साथ दिया इस बार या फिर साथ छूटा? मैं इससे पहले एक केवेट लगाना चाहूंगा। इस बार का जो चुनाव और चुनाव परिणाम है, ये एक परिष्कृत लोकतंत्र का चुनाव साफ साफ दिखने लगा है। कोई भी एक जाति, एक धर्म या कोई एक वर्ग किसी एक पार्टी के साथ एक मुश्त फिट हो गया हो, ऐसा नहीं है। हर वर्ग, अगर मैं ये शब्द इस्तेमाल करूं, अपना सोच करके हर परिवार निर्णय लेता है, हर व्यक्ति निर्णय लेता है और वोट करता है। ये एक अच्छे परिष्कृत लोकतंत्र की निशानी है। मोदी जी ने, योगी जी ने वोट बैंक की राजनीति से देश को निकालने की कोशिश की और हम लोग उसमें सफल हुए। अब आपके सवाल के सीधा जवाब कि क्या अनुसूचित जाति जनजाति ने वोट भारतीय जनता पार्टी को दिया या नहीं दिया, मैं समझता हूं कि बहुत बड़ी संख्या में दिया, लेकिन अनुसूचित समाज के लोगों ने और भी पार्टियों को वोट दिया, जो कि एक तरह से देखें तो परिष्कृत लोकतंत्र है। मैं भारतीय जनता पार्टी के नेता के रूप में कहूं तो मुझे लगेगा हमेशा कि मैं विचार करूं कि इन्होंने दूसरों क्यों वोट दिया, हम इनका दिल और अच्छे से जीतें। जो भाई बहन हमारे साथ नहीं है, हम उनके लिए और मेहनत से काम करें, अपने दिल को बड़ा करें और उनको साथ लें। मायावती का वोट बैंक क्या अखिलेश यादव के की तरफ शिफ्ट होने से, ज्यादा वोट शिफ्ट होने से आपको नुकसान हुआ? जैसे मैंने कहा, वोट बैंक तो अब रहा ही नहीं। सब लोग ना खुले विचार के हो गए, फ्री थिंकर्स हो गए, जो कि सुखद है। अब विश्लेषण अगर करें इसमें सीट बाय सीट, बूथ बाय बूथ, तो कहीं पे ऐसा दिख सकता है कि ये वोट बैंक इधर चला गया, ये वोट बैंक उधर चला गया, लेकिन मुझे लगता है कि इस चर्चा में अब समय लगाना ठीक नहीं है। अब हमको देखना है कि नीतिगत विषय कौन से हैं, ऐसे विषय जिससे हम देश को, प्रदेश को तेजी से आगे लेके जाएं। एक और विकास का मॉडल है जिसको मैं बोलता हूं कि डबल इंजन की रफ्तार है, लेकिन साथ साथ गार्ड का डिब्बा भी है, जो मेरा डिपार्टमेंट है समाज कल्याण। हमारी जिम्मेदारी है कि कोई भी पीछे ना छूटे, ना व्यक्ति पीछे छूटे, ना कोई डिब्बा पीछे छूट जाए, सबको साथ लेकर के। सर, मायावती लगातार 2 दिन से प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रही हैं और वो वही सवाल उठा रही हैं जो मैंने पहले सवाल किया। इस मामले में संविधान पीठ के फैसले के बाद लीड लेने का श्रेय उनको जाता है और उसके बाद ही सभी दलों ने अपने अपने लाइन क्लियर की है, यहाँ तक कि बीजेपी को भी आधा लाइन क्लियर करना पड़ा है। आपको लगता है कि मायावती एक दलितों की सबसे बड़ी नेता हैं और उनके बातों का असर हो रहा है? भारतीय जनता पार्टी केंद्र में, और यूपी की बात करें तो प्रदेश में सरकार में है। जो पार्टियां अपोजिशन में है उनका वक्तव्य, उनकी मांग होती है। जो पार्टी सेवा कर रही होती है वो मांग नहीं करती है, उसको निर्णय लेना होता है। भारतीय जनता पार्टी ने सोच समझ के, सबके विचार करके, कानूनी सलाह लेकर के एक निर्णय लिया। जो दूसरा विषय है उपवर्गीकरण का, इसके ऊपर भी चर्चा हो रही है, इसके ऊपर भी एक निर्णय होगा और उसके अनुसार हम लोग आगे बढ़ेंगे। बहन जी का मैं बहुत सम्मान करता हूं। बहन जी ने जो बातें रखी हैं उसमें से आधी बातों पे सहमति हुई भी है। आगे और चर्चा का विषय है और अच्छा खुला लोकतंत्र ही यही है जहां पे पक्ष पक्ष सारी बातें हों। विपक्ष एक सेफगार्ड के रूप में भी काम करता है, करना चाहिए। केवल आलोचना, केवल गाली गलौज नहीं होना चाहिए, उनको सकारात्मक ऑपोजिशन की भूमिका निभाना चाहिए। मुझे आशा है कि वो निभाएंगे और सभी का विचार मंथन होकर के निर्णय होगा। आधा निर्णय स्पष्ट हो चुका, शेष और कॉम्प्लेक्स मुद्दा है, उसके ऊपर भी होगा। आप कन्नौज से आते हैं और कन्नौज के अब सांसद अखिलेश यादव हैं, जो कि अब विपक्ष के सबसे बड़े 2-3 चेहरों में से एक हैं। जब वो जीत करके आए तो आपने सबसे पहले स्वागत किया कि मिल करके कन्नौज को बड़ा करते हैं, बेहतर करते हैं। आपने सबसे पहले स्वागत करने वालों में आप थे। आपको लगता है कि आप और अखिलेश यादव मिल करके कन्नौज का भला करेंगे? अब मैंने तो जो शिष्टाचार है वो जीते। मैं उनकी 5 विधानसभा में से एक विधानसभा का सांसद हूं, तो मैंने उनको एक छोटा सा 2 लाइन का बधाई पत्र भेजा। किंतु अखिलेश यादव जी को सांसद बने अब 2 महीने और 1 सप्ताह हो गया है। वो कन्नौज केवल एक ही बार आए तब से अपना लोकसभा का प्रमाण पत्र लेने के लिए, उसके बाद से तो आए नहीं। बहरहाल हम अपना काम कर रहे हैं, हम पहले भी कर रहे थे, अब भी कर रहे हैं और जो अन्य पार्टियों के चुने हुए प्रतिनिधि हैं उनके साथ भी मिलकर काम करते हैं। आज ही मैंने अपनी विधानसभा के सारे प्रधान, वो चाहे जिस पार्टी एफिलिएशन को हों, उनसे बुला करके चर्चा की और गाँवों की सफाई, सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट, कूड़े प्रबंधन की जो व्यवस्था है उसकी एक वर्कशॉप की। चाहे जिस पार्टी के हों, मिल करके हम लोग ने उसको काम आगे बढ़ाने का निर्णय लिया और आगे बढ़ेंगे। अखिलेश जी अगर इसमें सहयोग की अपेक्षा करेंगे तो मैं सहयोग जरूर करूंगा, लेकिन 2 महीना और 1 सप्ताह हो गया है, अभी तक तो उन्होंने कन्नौज में एक बार भी अपना पैर नहीं रखा है। लेकिन आप लॉ एंड ऑर्डर की बात कर रहे थे, आप पुलिस अधिकारी रहे हैं,
उसके बाद आपने सियासत में, आपको लगता है कि लॉ एंड ऑर्डर उत्तर प्रदेश का इस वक्त बिल्कुल ठीक है और बहुत आयरन हैंड के साथ उसको डील किया जा रहा है जैसी की ज़रूरत है, या लगता है कि अभी लॉ एंड ऑर्डर में अभी बहुत कुछ करने की ज़रूरत है? लॉ एंड ऑर्डर को योगी जी ने पिछले 7 साल में व्यक्तिगत रूप से देखा है, मुख्यमंत्री के रूप में भी और गृह मंत्री के चार्ज के रूप में भी। और मुझे नहीं लगता कि उत्तर प्रदेश के इतिहास में पूर्व में कोई मुख्यमंत्री ऐसे थे या किसी और राज्य में भी जो हर त्यौहार से पहले सब अधिकारियों की एक वर्चुअल बैठक करते हों और एक एक चीज़ को देखते हों। मतलब जैसा एक अच्छे कमांडर को करना चाहिए वैसा योगी जी आज भी करते हैं। अभी 2 दिन पहले भी त्योहारों से की तैयारी की बैठक उन्होंने स्वयं की। परिणाम ये है कि आज त्यौहार होते हैं और त्यौहार के भाव के साथ ही पूरे हो जाते हैं। अब आप भी ये नहीं कहते कि कोई त्यौहार शांतिपूर्वक संपन्न, त्यौहार तो शांतिपूर्ण होंगे ही। दूसरी बात क्राइम की, क्राइम के ऊपर एक जोरदार प्रहार किया गया, कार्रवाई हुई है हर जिले में, हर थाने में, उसका परिणाम अच्छा है। लेकिन क्या हम इससे संतुष्ट हैं? नहीं, हमको भी अगली और छलांग लगानी है। अगली छलांग में हमको अपने तीनों प्रकार के न्यायालयों को मजबूत करना है, जहां पे आपराधिक मुकदमे चल रहे हैं, जहां पे सिविल कोर्ट या फैमिली डिस्प्यूट चल रहे हैं, और जो हमारे लैंड रेवेन्यू तहसील यानी मुकदमे चल रहे हैं उनको। यहाँ पे अभी हमारी कुछ जगहों पे गति अच्छी हुई है, जैसे पॉक्सो के मामले, छोटे बच्चों के साथ यौन शोषण, आपने देखा होगा 1 महीने में, 15 दिन में, कहीं कहीं तो 9 दिन में भी सजा दिलाने में हमारे न्यायालय सफल हुए हैं। लेकिन इस तेजी को जब हम पूरे में लेकर के आएंगे तब हम देखेंगे कि एक नई उड़ान हमारी लॉ एंड ऑर्डर के दृष्टि। लेकिन आप एक ऐसे शख्स हैं जो बतौर अधिकारी भी योगी जी के अंडर में काम कर चुके हैं, जो जब वो मीटिंग करते थे, और आप पॉलिटिशियन के तौर पर मंत्रिमंडल में भी हैं, डबल सौभाग्य है। आपको उनके काम करने का जो स्टाइल है, जब वो अधिकारी के तौर पर आप उनके सामने होते थे और मंत्री के तौर पर उनके सामने होते हैं, क्या अंतर महसूस करते हैं या किस तरीके का आप? भले ही मैं कोई अंतर नहीं महसूस करता हूँ, लेकिन जो योगी जी के काम करने का तरीका है, योगी जी निर्णय लेने से पहले रायशुमारी काफी करते हैं, सबसे पूछते हैं। यही तो उनके बारे में तो कहा जाता है पूछते नहीं है, सीधा ब्यूरोक्रेसी। हाँ। मैं योगी जी का कोई भी निर्णय होता है तो 5-6 लोग उसमें बैठे होते हैं, जिसमें ब्यूरोक्रेट भी होंगे, कुछ संगठन के या पॉलिटिकल लोग भी होंगे, कोई लीगल एडवाइजर्स भी उसमें होंगे, और अच्छे से आधे घंटे 1 घंटे तक चर्चा होती रहेगी। लेकिन योगी जी उस बैठक के बाद निर्णय लेते हैं हमेशा। तो निर्णय सुविचारित होता है, लेकिन जब निर्णय एक बार हो गया तो फिर पीछे नहीं हटते हैं, उसको पूरी ताकत से लागू करते हैं। और यही एक अच्छे प्रशासक का गुण होता है कि आयरन हैंड के साथ में काम करना। लेकिन साथ साथ ऐसा नहीं कि इतना आयरन हैंड हो जाए कि किसी के साथ अन्याय हो जाए, और वो जब चर्चा परिचर्चा होती है तो उस पर सब पक्ष विपक्ष आ जाते हैं और उस पर काम होता है। नहीं, लेकिन बाबा की एक छवि तो बुलडोजर बाबा की बनी हुई है। अब बुलडोजर को तो बहुत लोग बहुत सराह रहे थे कि भाई बहुत अच्छा, लेकिन अब बुलडोजर का विरोध भी होने लगता है कि भाई आप आखिर आप देखें पंतनगर में आपको रोकना पड़ा बुलडोजर, आपको फैसले वापस लेने पड़े, तो इट्स टू मच ऑफ बुलडोजर नहीं हो गया आपको लगता है? पुलिस में मैंने सेवा की तो पुलिस में एक चीज कही जाती है कि डंडे के भी दिमाग होना चाहिए। तो डंडा कहाँ चलना है, कितना चलना है, ये भी दिमाग के साथ में किया जाता है। और जो न्यायालय का फैसला होता है वो तो बिल्कुल तराजू लेकर के होता है। जब कोई हमारा सिपाही, कोई सब इंस्पेक्टर, कोई अधिकारी या हमारा मजिस्ट्रेट जमीन पे खड़ा होता है तो उसके सामने बड़ी चुनौतीपूर्ण परिस्थितियां होती हैं, और वो जो बेस्ट समझता है उस समय वो करता है, और इसलिए हम लोग उनको समर्थन भी करते हैं। क्योंकि मैं स्वयं दिख चुका हूँ, बाद में मुझे खुद लगेगा कि तो गलती है, लेकिन उस समय की परिस्थिति जो दिख रही थी, जो मैदान दिख रहा था वो अलग था। तो उस हिसाब से हम लोग काम करते हैं, और आदरणीय मुख्यमंत्री जी, योगी जी भी इस बात को बहुत गहराई से समझते हैं। मुझे उनके साथ कई बार काम करने का मौका मिला, बलरामपुर एसपी के रूप में, सिद्धार्थनगर, और फिर गोरखपुर के ही DIG/SSP के रूप में। तो मैंने हमेशा देखा कि योगी जी का बहुत स्पष्ट नीति होती थी। मतलब उस समय बसपा की सरकार थी, योगी जी बीजेपी के सांसद थे, तो एक तरीके से ऑपोजिशन में थे, मतलब यद्यपि दिल्ली में सरकार थी। तो कोई भी विषय आता था तो दोनों बात रखते थे कि मेरे पास ये बात आई है, लेकिन मैं जानता हूं मेरे पास एक पक्ष आया है, आप दूसरे पक्ष की बात भी सुनिए और इसके ऊपर सुविचारित निर्णय लीजिए, निर्णय लेके मुझे बताइए। यही बात वो आज सभी अधिकारियों से बोलते हैं कि आप निर्णय आप निष्पक्षता से लीजिए जहां पे आपको लेना है, लेकिन दोनों पक्ष, तीनों पक्ष जितने भी, उनकी बात सुनिए, और यदि किसी जनप्रतिनिधि ने उसमें कुछ कहा है तो उनको जरूर अपडेट दीजिए, उनको भी बताइए कि ये बात इसमें सही हमने पाई, ये गलत पाई, इस बात से चलें। तो जो मेरे जैसे राजनीतिक रूप से चुने हुए लोग हैं और जो अधिकारी जो कोई परीक्षा पास करके आए, इनका समन्वय किस तरीके से अच्छा हो,
ये तय करता है कि सरकार की गति अच्छी होगी। योगी जी इस समन्वय को स्थापित करने में सफल हुए हैं। इसको और अच्छा किया जा सकता है निश्चित रूप से, लेकिन क्योंकि सफल हुए हैं इस वजह से 7.5 साल से हम लोग बेहतर परिणाम दे पा रहे हैं। बुलडोजर एक्शन को आप सही मानते हैं? बिल्कुल सही मानता हूं मैं, लेकिन जैसे मैंने बोला डंडे के भी दिमाग होता है, कहाँ चलना है, कब चलना है, कितना चलना है, ये प्रशासनिक एक्शन होता है। जो लीगल एक्शन होता है वो तराजू के साथ में होता है, आंख बंद करके होता है। तो बुलडोजर भी है वो दिमाग के साथ चलाया जाता है, दिमाग के साथ चलना चाहिए, लेकिन जहां पे कानूनी रूप से मान्य है वहीं पे चलता है, ऐसा नहीं है कि गलत तरीके से चले। सर, अभी हाल में कांड हुआ हाथरस में, जो बाबा हैं उनके यहाँ स्टैम्पीड हुआ और बहुत सारे लोगों की जान चली गई। बहुत हल्ला हुआ देश भर में कि भाई बाबा के खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए, लेकिन बाबा के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं हुई। कहा यह जाता है कि बाबा दलित बिरादरी से हैं और दलितों पर उनका अच्छा प्रभाव है, रसूख है, और बीजेपी को इसमें सियासी नुकसान हो सकता है, इसलिए बाबा के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं हुई। अलग बात है कि उनके खिलाफ कोई एफआईआर थी भी नहीं, हालांकि खंगाला भी गया। तो आपको क्या लगता है कि क्या एक तो बहुत कम गॉडमैन ऐसे हैं जो कि दलित बिरादरी से आते हैं, और दूसरा ये कि क्या आपको लगता है कि कार्रवाई होनी चाहिए थी, नहीं हुई? ये बहुत दुर्भाग्यपूर्ण घटना थी। लगभग 121 लोगों की मृत्यु इसमें हुई। हाथरस के सिकंदराराव कस्बे में ज्यादातर महिलाएं उसमें से थीं। 2 कार्रवाई के बिंदु इसमें थे। एक, जिन लोग के परिवार में हानि हुई उनको समर्थन करना, उनको सपोर्ट करना, उनको ताकत देना, जो कि बहुत मजबूती से की गई। मैं हाथरस का प्रभारी मंत्री हूं तो मैं व्यक्तिगत निगरानी में इसको करा रहा हूं। दूसरा विषय था कि क्या इसमें कोई साठगांठ थी, क्या इसमें किसी ने कोई साजिश के तहत कार्रवाई की, या एक ये एक्सीडेंट था। तो अभी तक जो पुलिस ने इन्वेस्टिगेशन किया है उससे ज्यादातर एक्सीडेंट की बात निकल करके आ रही है। साठगांठ के ऊपर मैं समझता हूं कि अभी भी वो जांच कर रहे हैं और जो आयोग बना है वो भी जांच कर रहा है। अब इसके ऊपर बहुत एक्यूरेट जवाब तो मेरे पुलिस के इन्वेस्टिगेटर्स दे सकते हैं, लेकिन सरकार की तरफ से कभी ऐसी कोई बात ना इस केस में रही न कभी भविष्य में रहेगी कि किसी की गलती है तो उसकी जाति देख करके, उसके धर्म देख करके कार्रवाई करो। जो एविडेंस है, जो गलती है, उसके हिसाब से कार्रवाई करो। इस केस में जो प्रारंभिक तथ्य मेरे सामने आए थे और वही अंत में निकले कि जो कार्यक्रम स्थल था वहां पे आयोजकों का ये कहना था कि पुलिस के अंदर आवश्यकता नहीं है, प्रशासन की आवश्यकता अंदर नहीं है, और हम लोग स्वयं देखते हैं, आप बाहर की व्यवस्थाओं को देखो। और बाहर की व्यवस्था पुलिस ने देखी, लेकिन अंदर भी पुलिस ने अपना डिप्लॉयमेंट कुछ किया था। और जो घटना हुई, जो मुख्य वक्ता यहाँ पे थे, उनके निकलने के समय या उनके निकलने के बाद हुई ये चीजें विवेचना की गहराई की हैं। तो मैं आपको आश्वस्त करना चाहूंगा, अभी भी अगर किसी भी व्यक्ति, चाहे वो बाबा हो चाहे भक्त हो, जिनके खिलाफ कोई सबूत मिलेगा उनके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी, इस बारे में कोई संशय नहीं है। इस केस में भी, किसी और केस में। चलिए सर, बिल्कुल आप आखिरी इसमें हैं, आपको लग रहा है कि बीजेपी अपना दलित वोट बचा पाएगी? क्योंकि अगर आप देखें तो एक दलित वोट बैंक बीजेपी के साथ चलता रहा है जब से प्रधानमंत्री मोदी आए, और अयोध्या जैसी सीट हार जाना और जनरल सीट पर दलित चेहरे को लड़ाना अखिलेश यादव का ये एक मास्टर स्ट्रोक साबित हुआ। आपको लगता नहीं कि बीजेपी अब कम से कम उस स्थिति में नहीं है कि वो क्लेम कर सके कि नहीं, वो अब उस बिरादरी की को प्रतिनिधित्व करती है? अब तो दिखा दिया कि भाई अयोध्या जैसी सीट भी आप हार सकते हैं, वो भी दलित चेहरे को आगे करने पर आपको हराया जा सकता है। तो एक तरीके से मंडल की भी हार है, मंडल की भी जीत है। ये मंडल के समय से बहुत आगे हम लोग निकल के आ गए। आज 2 नारे हैं। हमारा नारा है सबका साथ और सबका विकास। अखिलेश जी का नारा है पीडीए, मतलब सबका साथ नहीं, कुछ 3 समूह का साथ अगर हो जाए तो हमारा तिकड़म फिट बैठ जाएगा। एक तो मैं वो ए को बदलते रहते हैं बार बार। अगर ऐसा है तो आप भी सबका साथ सबका विकास नारा ले लो। भारतीय जनता पार्टी सबका साथ सबका विकास के नारे पे लगातार चल रही है। राजनीतिक झोंके इधर उधर आ सकते हैं, लेकिन भारतीय जनता पार्टी ये नहीं कहती कि हम केवल इस जाति समूह धर्म के प्रतिनिधि हैं। प्रधानमंत्री मोदी जी हमेशा बार बार आपको याद दिलाते हैं कि 140 करोड़ भारतीयों की बात करते हैं। जिसने हमको वोट नहीं दिया, हम उसके भी प्रतिनिधि हैं, हम उसके भी प्रशासक हैं, हम उसकी भी सेवा करते हैं। अखिलेश जी जो अभी कर रहे हैं इसका बहुत ही गलत परिणाम होगा। जो बंटवारे वाली राजनीति है, जिन्होंने 1947 में बंटवारे की राजनीति करके पाकिस्तान बनाया, आज देखिए उनकी हालत क्या है।
लास्ट में देख रहा था 160 रुपए किलो आटा वहां पे बिक रहा है अगर मिल जाए तो। भारत में 80 करोड़ लोगों को हम लोग राशन दे पा रहे हैं। क्यों? क्योंकि सबका साथ सबका विकास होता है तो हम तेजी से आगे बढ़ते हैं एक दूसरे का हाथ पकड़ के। जहां पे हम पीडीए, अगड़ा पिछड़ा, जो भी आप परिभाषा करना चाहें, कुल मिला के मतलब यह है कि हम सब साथ नहीं है। थोड़ा सा मैं एक टुकड़ा लेकर के किसी तरह 40%, 41% मेरा वोट हो जाए तो मुझे सीटें मिल जाएंगी। ये राजनीति का विषय तो हो सकता है, ये राष्ट्रनीति का विषय नहीं है। अखिलेश जी इस सिद्धांत पे बिल्कुल ना चलें, सबको साथ लेकर के चलें। हरा तो दिया ना उन्होंने ये कह के। वो एक आध सीट की बात हो सकती है, वो एक आध बूथ की बात हो सकती है। भारतीय जनता पार्टी के कुछ जो मूल सिद्धांत हैं उससे हम कभी हटते नहीं हैं। हम सबके प्रतिनिधि हैं, सबकी पार्टी है, सबकी चिंता करते हैं। एक चुनाव के झोंके से हम अपने मुख्य स्तंभ को छोड़ दें, ऐसा नहीं हो सकता। ये हमारा मुख्य स्तंभ है, हमको इस पे विश्वास है, हम इसको पकड़ के रखे हैं। अभी आप देखेंगे अगले चुनाव में यही मुख्य स्तंभ हमको आगे ले जाएगा। ये 10 उपचुनाव होने वाले हैं। 10 उपचुनाव में एक मिल्कीपुर भी है जहां से अवधेश प्रसाद कई बार के सब विधायक रह चुके हैं, मंत्री रहे। इस बार क्या होगा, क्योंकि कई सुरक्षित सीटें भी हैं इसमें, क्या जीतेंगे आप लोग? निश्चित रूप से केवल सुरक्षित सीटें नहीं, और भी सीटें हम लोग जीतेंगे। 10 जगहों पे उपचुनाव होना है। कुछ सीटें भारतीय जनता पार्टी की सिटिंग सीटें हैं, कुछ अन्य पार्टियों की सिटिंग सीटें हैं। और हमें पूरा विश्वास है, जिस तरह हमने हमेशा 2 काम लेकर के हम चुनाव में गए, एक विकास के एजेंडा को लेके और अपना दिल बड़ा करके सबको साथ जोड़ने के एजेंडा को लेकर के। ये 2 ऐसे स्तंभ हैं जो हमेशा साथ देंगे, लोकतंत्र को आगे बढ़ाने वाले हैं, राष्ट्र को आगे बढ़ाने वाले हैं। एक आध छोटे मोटे झोंके से हम अपने स्तंभ को छोड़ने नहीं वाले, हम इसी को लेके आगे बढ़ें। बहुत शुक्रिया सर, यूपी तक से बात करने के लिए, और आपने खास करके दलितों के मुद्दे पर जो इस वक्त सबसे ज्यादा गर्म है अपनी बात रखी। लेकिन एक सवाल मैं पूछना भूल गया, वो ये कि जातिगत जनगणना की बड़ी चर्चा हो रही है। आपको लग रहा है कि जातिगत जनगणना होनी चाहिए? और एक जनगणना कहा जाता है कि 2011 की जनगणना कांग्रेस ने कराई थी, तो उसके बारे में जानकारी है कि उसके आंकड़े क्या हैं? जी, आंकड़े तो उसके उजागर नहीं हुए। जो सोशियो इकोनॉमिक कास्ट सेंसस 2011, SECC 2011 कहा जाता है, वो यूपीए की सरकार ने, कांग्रेस ने 2011 में कराया। ये जो सेंसस ऑफ इंडिया एक्ट है उसके तहत सेंसस नहीं था, इसको अलग तरीके से कराया गया और कई उसके कारण उन्होंने बताए, लेकिन मैं उससे किसी भी तरह मुतमईन नहीं हूं। ये बात भी आई कि ये सेंसस पहला है जो टैब के जरिए ऐसा किया जा रहा है, उसका टेक्नोलॉजी वाली बात है। लेकिन इसका परिणाम क्या हुआ? जो कास्ट का डेटा निकल करके आया उसको उजागर नहीं किया गया। मैं पुलिस में काम कर चुका हूं, अब समाज कल्याण मंत्री हूं, और जो जाति लोग क्लेम करते हैं, जनजाति क्लेम करते हैं, उसके केसेस भी हमारे यहाँ का एक सेल देखता है। व्यवहारिक इशू ये है, हम और आप मान लीजिए सेंसस करने गए अपना टैब लेके, चाहे कागज लेके, किसी परिवार में हमने उनसे पूछा कि आपकी जाति क्या है, तो अकाट्य रूप से तो यदि उनका जाति प्रमाण पत्र है तो हम जाति मान लेंगे, अन्यथा हमको उनकी स्वघोषणा, सेल्फ डिक्लेरेशन को ही मानना पड़ेगा। अब पूरे भारत में, उत्तर प्रदेश में बहुत सारे छोटे बड़े जाति समूह हैं। कोई जाति समूह बोलता है कि मुझे बैकवर्ड से SC में करो, वो बोलता है मुझे SC से ST में करो। उनसे हम पूछने के लिए जाएंगे तो वो स्वघोषणा करेंगे। वो स्वघोषणा, वो होता है, झूठ ना बोले, लेकिन वो कॉम्प्लिकेटेड है, बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड है कि कौन व्यक्ति किस जाति का वाकई में है, BC, SC, ST या क्लेम कर रहा है। और मेरे पास आंकड़ा नहीं है क्योंकि उजागर नहीं हुआ, लेकिन मुझे लगता है कि SECC 2011 जो है उसमें इस मूल बात को ध्यान नहीं रखा गया और उसकी वजह से ये फेल कर गया। आज पहले तो सिद्धांतता मुझे लगता नहीं कि ऐसी किसी जनगणना की जरूरत है, क्योंकि सरकार को नियोजन के लिए सैंपल चाहिए होता है, एक अनुमानित आंकड़े चाहिए होते हैं। वो अनुमानित आंकड़े सरकार के पास हैं, उसको बिल्कुल विशिष्ट या एक्यूरेट आंकड़ा निकालना चाहते हैं तो जो मैंने चुनौती बताई, इस पे लोग अपनी अपनी राय दे सकते हैं कि कैसे इस चीज को एक्यूरेट किया जा सकता है। तो मुझे इसमें काफी व्यावहारिक समस्या लगती है, और नीति बनाने के लिए जो चाहिए आंकड़ा वो हमारे पास पहले से उपलब्ध है। लेकिन सारे दल, अब तो बीजेपी को छोड़ दें तो सभी दल जातिगत जनगणना की मांग कर रहे हैं। आपके सहयोगी भी कह रहे हैं कि जातिगत जनगणना करा दो, तो आपको नहीं लगता है कि हो ही जाए? तो मैंने व्यावहारिक कठिनाई बताई। मतलब देखिए, एक लोकतांत्रिक व्यक्ति के रूप में मेरा या हम सब का मन हमेशा खुला होना चाहिए, चर्चा होना चाहिए, निर्णय उसके ऊपर होना चाहिए। जो मेरा सीमित ज्ञान है उससे मुझे ये मिला, आपके पास कुछ और ज्ञान होगा आप मुझे बताइए, हम लोग मिलकर निचोड़ लेंगे, कुछ बेहतर कर लेंगे।
बहुत शुक्रिया सर बात करने के लिए। तो हमारे साथ थे असीम अरुण, जो कि समाज कल्याण मंत्री हैं, दलित चेहरे हैं और बहुत सीनियर पद पर के पुलिस अधिकारी रह चुके हैं और इस वक्त योगी सरकार में मंत्री भी हैं। आज हमने इनसे समझने की कोशिश की कि इस वक्त जो दलित विमर्श है, खास करके दलित मुद्दे उठ रहे हैं, उन्हें लेकर के बीजेपी और उत्तर प्रदेश में क्या सोचती है पार्टी और वो खुद इस बारे में क्या राय रखते हैं। तो आज की चर्चा में इतना ही। फिर किसी अन्य शख्स के साथ मुलाकात होगी किसी अन्य इंटरव्यू में। तब तक के लिए हमें दीजिए इजाजत। नमस्कार।